जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये चैप्टर थोड़े बड़े चैप्टर हैं और इन सब में हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे इन तीनों चैप्टर के अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज, या जिसको हिंदी में हम आवेश भी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आवेश। एक शब्द और है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब है विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम या रुका हुआ, विराम या रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं। फिजिक्स को कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए आवेश और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जो भी रुके हुए आवेश हैं केवल उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आवेश है वो है सिर्फ स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में, अर्थात वेग जो है यहाँ पर वो क्या होगा? जीरो। आवेश का जो वेग है यहाँ पर क्या है? जीरो। यानी कि आवेश यहाँ पर गतिमान नहीं है, गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो आवेश का जो वेग है वो क्या है? शून्य। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। या फिर ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये जो चैप्टर है इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हो गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द और आया है चार्ज, या जिसको आवेश कहते हैं, आवेश, या जिसको विद्युत आवेश भी बोलते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि आवेश क्या है। आवेश या चार्ज। जैसे अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो पहले पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ, यह आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं इसकी परिभाषा कि पदार्थ क्या होता है। जो पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान, और वह जगह को भी घेरता है। जगह को क्या करता है? घेरता है। तो पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थ क्या होता है कि जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ जगह कवर करे। जैसे मार्कर है, अगर मार्कर की हम बात करें तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान ज़रूर होगा, और ये देखो कि ये इतनी जगह कवर भी कर रहा है तो जगह को भी घेर रहा है। तो कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका जो द्रव्यमान होता है उस वस्तु का, उसे हम किसका नाम देंगे? पदार्थ का। तो पदार्थ का मतलब क्या हो गया? पदार्थ किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसमें द्रव्यमान होता है और वह जगह को घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। इसी तरीके से हमारे पास एक आवेश होता है। आवेश किसे कहते हैं? देखो, तो आवेश जो है किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। कौन कौन से? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है
और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आवेश है इसका प्रमुख गुणधर्म क्या है कि जो आवेश है वो अपने चारों ओर एक तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है और किसका निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का निर्माण करता है और इसके जो जितने भी प्रभाव हैं इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आवेश। तो आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं आवेश। अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये जो आवेश है ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव और ऋणावेश को कहते हैं नेगेटिव। अब जो आवेश है वे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश अर्थात जिसके ऊपर प्लस आवेश हो, और ऋणावेश किसे कहते हैं, जिसके ऊपर माइनस हो। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये धनावेश और ऋणावेश का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ जो है उसका जो सबसे छोटा कण है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। और परमाणु की हम स्ट्रक्चर कक्षा 9 के अंदर देख चुके हैं कि जो कोई भी किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है उसके मध्य में क्या क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती है, परमाणु की क्या होती है, कक्षाएं। और इन कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास परमाणु है ये हम अभी तक पढ़ कर आए हैं कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन। अब इस उदासीन का मतलब क्या है कि जितना इस पर जो प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है, और ये दोनों मिलकर प्लस और माइनस दोनों समान मात्रा में होते हैं। ये कैसा बन जाता है, उदासीन, ठीक है। अब यहाँ पर जो धनावेश कौन होता है, ऋणावेश कौन होता है। अब देखो परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। लेकिन यहाँ पर जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इस पर कैसा होता है, पॉजिटिव। इस पर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव, दोनों समान मात्रा में होते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और इसकी इकाई हो जाएगी कूलाम। इकाई भी आगे पढ़ेंगे, आवेश की इकाई। अगर ये प्लस है तो इसका चार्ज कैसा रहेगा, प्लस में। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पर भी कितना होता है, इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन माइनस का होता है तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस में। अब हम देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी एक ऐसा परमाणु है जिसमें केवल एक ही तो प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा। देखो प्रोटॉन पर भी प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो कुल आवेश, नेट आवेश क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कट के कितना आ जाएगा, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो अगर हम देखते हैं आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। परमाणु की अगर हम बात करें तो उसमें जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और जो प्रोटॉन है उस पर प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पर देखो कोई भी जो परमाणु है, परमाणु की अगर हम बात करें तो इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कब, अगर कोई परमाणु है और वह क्या है, उदासीन है। अगर कोई परमाणु है और वह अगर उदासीन है तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। ये है हमारे यहाँ तक आवेश और उसके प्रकार। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अगला टॉपिक है आवेश की संकल्पना।
कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अभी जो आवेश है, अभी हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इनका निर्माण होता कैसे है, धनात्मक और ऋणात्मक का। तो आइए सबसे पहले हम NaCl के बारे में चर्चा करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम कितने नंबर पर आता है, ये आता है 11 नंबर पर। सोडियम आता है 11 नंबर पर। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे कोष में 8, तो 2 और 8 10 हो गए, टोटल कितने हैं, 11। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी आ गई इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11। अब हमको ये भी पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर हम प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो वो भी कितना होगा, वो भी होगा हमारे पास 11। प्रोटॉन की संख्या 11 होगी। अब अगर हम इसकी संरचना बनाएं सोडियम की, तो यहाँ पर जो नाभिक के अंदर हम बात करें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आएगा, बाहर इसका पहला कोष आएगा। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले कोष में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरे कोष की अगर हम बात करें, दूसरे कोष में कितने हैं, 8 है। ठीक है, दूसरे कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये दूसरे कोष में हो गए 8, और एक और कक्ष है, इसके बाह्यतम कोष में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसके बाह्यतम कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो किसकी हो गई, ये हमारे पास हो गई सोडियम की। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है हमारे पास, 17 नंबर पर। तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 2 और 8 10, और थर्ड वाले में कितने आ जाएंगे, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17। और अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो वो भी कितनी होगी, 17। प्रोटॉनों की संख्या 17। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आ गए नाभिक में, ये पहला कोष हो गया, ये द्वितीय हो गया, और ये तृतीय। अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भरना चाहें तो पहले कोष में कितने आएंगे, 2, दूसरे कोष में कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके थर्ड कोष में कितने हैं, 7, यानी कि बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कोई भी जो परमाणु है अपने बाह्यतम कोष में अपना अष्टक नियम पूरा करना चाहता है। अष्टक नियम का मतलब हो गया कि बाह्यतम कोष में वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसके लिए चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण कर भी सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो सोडियम की, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। बाह्यतम कोष में कितने हैं, 1। और इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7। अगर इनको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो सोडियम के पास अगर बाह्यतम कोष में 1 है, अब इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज़्यादा आसान होगा या फिर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो फिर इसके जो अंदर वाला जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो सोडियम के लिए जो सबसे आसान काम क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो जो सोडियम है वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास रह जाएगी, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 8। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 11। क्या प्रोटॉनों की संख्या में कुछ बदलाव हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अगर हम कहें तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है, यहाँ पर 11 है, अभी भी कितनी है, 11। अब आप मेरे को खुद बताओ यहाँ से कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है 10, प्रोटॉनों की संख्या है 11। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश, प्रोटॉन पर होता है प्लस का आवेश।
अगर 11 हमारे पास यहाँ पर प्लस है और 10 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये माइनस है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये प्रोटॉन की संख्या 11 ये ज़्यादा है और वो भी किस में, प्लस में। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा और रह गया। यहाँ पर देखो 11 है, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, एक ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अगर एक ज़्यादा है, चार्ज कैसा आ जाएगा इस पर, प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर जो ज़्यादा रहेगा वही चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस वाला निकल गया, पहले माइनस और प्लस दोनों बराबर थे, अगर ये माइनस लेकर जा रहा है तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, इसके ऊपर प्लस का आवेश रह जाएगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस का एक रह जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्लस के 2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, केवल एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो फिर प्रोटॉन की संख्या देखो, एक इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, पहले 11 थे, अब कितने हो गए, 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। तो ये प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि एक ज़्यादा है। तो सोडियम पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का 1। तो सोडियम पर +1, तो ये किसका निर्माण हो गया, ये हो गया धनायन का। ये किसका निर्माण हो गया, धनायन का। तो सोडियम +1। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, 7 है इसके बाह्यतम कोश में। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो त्यागे या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तब इसके बाह्यतम कोश में कितने आ जाएंगे, 8। तो क्लोरीन के लिए सबसे आसान काम क्या रहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो आप खुद बताओ, अगर ये यहाँ से सोडियम अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको ग्रहण कर लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कोश में आ जाएगा। अब आप खुद बताओ, पहले कितने थे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन, 17 थे, एक और आ गए। अब टोटल यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 8 और 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या दर्शा दिए, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, माइनस। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी हमारे पास 17 है। कितने हैं, 17 हैं। तो 17 प्लस और 18 माइनस। अब यहाँ से आपको देखते पता चल रहा होगा कि कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 18। कौन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 17 और यहाँ पर 18, एक ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा है, एक। ठीक है, तो कितने ज़्यादा है, एक। कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो क्लोरीन जो है अब ये किस में बदल जाएगा, हमारे पास क्लोरीन पर आ जाएगा Cl, ऊपर क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस आएगा, तो एक और माइनस। अगर 2 करता तो Cl -2, अगर त्यागता तो प्लस। तो इसका मतलब है कि कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो फिर क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही धनायन या धनावेश, धनावेश उत्पन्न होता है। कब, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब किसका निर्माण होगा, ऋणावेश का। अभी तक हमने क्या देखा कि जो ये आवेश है इनके ऊपर जो प्लस चार्ज आता है और ये जो माइनस चार्ज आता है, जैसे सोडियम प्लस आया और क्लोरीन माइनस आया, ये सिर्फ किसकी वजह से आया है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु से अगर दूसरे परमाणु में जाते हैं तब किसका निर्माण होता है, धनावेश या ऋणावेश का। और जब तक ये स्थानांतरित नहीं करते तब तक ये परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होंगे, उदासीन। तो समझ गए होंगे। इसका मतलब है अगर आवेश की संकल्पना, अगर हमको आवेश के बारे में अध्ययन करना है कि आवेश के प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है, तो हमेशा जो आवेश की संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ये ध्यान रखना है कि जो आवेश की संकल्पना है वो हमेशा किसके आधार पर दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ना कि प्रोटॉन की संख्या पर। प्रोटॉन की संख्या से हम कभी भी आवेश की संकल्पना या इसका निर्धारण नहीं करते, तो फिर किसकी वजह से करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्योंकि जितने भी परमाणु हैं इनमें केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। तो अब आप मेरे को खुद बताओ, ये जो प्रोटॉन हैं ये स्थानांतरित क्यों नहीं होते, प्रोटॉन एक दूसरे में स्थानांतरित क्यों नहीं होते। तो इसके 2 रीज़न हैं। देखो,
अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पर नाभिक में उपस्थित होता है, इसमें नाभिक में, और ये जो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है और ये जिस बल से बंधा रहता है नाभिक के अंदर, इसको बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। तो ये जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर मजबूत नाभिकीय बल से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण नाभिकीय बल टूट नहीं पाता। अगर ये टूटेगा नहीं तो इसका मतलब है प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते, केवल इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं। दूसरा रीजन, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो ये जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान Pm, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास यानी कि द्रव्यमान, ये ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से Em। अर्थात जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक होता है। कितना होता है? अगर हम बात करें जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये लगभग इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसका 1837 गुना होता है। कितना गुना? 1837 गुना। अर्थात जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का लगभग कितना गुना होता है? 1837 गुना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये एक प्रोटॉन है और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है इलेक्ट्रॉन का, तो फिर इस प्रोटॉन का कितना होगा? 1837 किलोग्राम। ये इसका 1837 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण अब आप खुद बताओ, अगर गति करेंगे तो हल्के वाले गति करेंगे कि भारी वाले? हल्के वाले जल्दी स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ये स्थानांतरित हो जाते हैं। और दूसरा कि ये जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर मजबूत नाभिकीय बल के साथ जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इस नाभिकीय बल का टूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए प्रोटॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित नहीं होते। अब ये जो आवेश है, आवेश के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर दिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के अंदर जो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉनों का ही होता है यहाँ पर, ना कि प्रोटॉनों का। आशा करता हूँ कि आवेश की संकल्पना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला टॉपिक है आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। अभी तक हमने देखा आवेश क्या है। आवेश किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। फिर हमने देखा आवेश के प्रकार। आवेश के 2 प्रकार देखे, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। कक्षा 10 के अंदर हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत धारा अर्थात I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, आवेश यानी Q और बटा T। ठीक है। यहाँ से अगर हम आवेश की बात करें, आवेश को हम Q से लिखते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। अगर हम इसके मात्रा की बात करें, आवेश Q क्या है यहाँ पर? आवेश। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर। और ये जो T है इसका मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मतलब है आवेश का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें SI मात्रक, आवेश का कौन सा मात्रक? SI मात्रक। तो SI मात्रक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। और ये जो एम्पियर इंटू सेकेंड है इसी को हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। इसी को कूलाम कहते हैं। अगर हम इसके छोटे मात्रक की बात करें, CGS में मात्रक, CGS मात्रक, ये SI मात्रक था। SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर इसमें और छोटे मात्रक की बात करें CGS में, तो इसका होता है स्टेट कूलाम।
स्टेट कूलाम, और स्टेट कूलाम को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। स्टेट कूलाम को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन। ठीक है। अब स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन को हम शॉर्ट्स में लिखते हैं ESU से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो ध्यान रखना, आवेश का अगर SI मात्रक पूछा जाता है तब एम्पेयर इंटू सेकेंड या एम्पेयर इंटू सेकेंड को क्या बोला जाता है? कूलाम। लेकिन अगर CGS में पूछे कि आवेश का CGS में मात्रक क्या होता है, छोटा मात्रक, तो ये होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने होते हैं? एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं? तो 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम या ESU भी बोला जाता है इसको, ESU। ठीक है। तो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात 9। तो कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर है दोनों मात्रक? क्लियर है। अब अगर हम बात करें आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है फैराडे। वो कितना होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ध्यान रखना, केवल अगर ऐसा मात्रक पूछे तो कूलाम, और अगर सबसे बड़ा मात्रक है तो वो है फैराडे। तो सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे। तो ये सबसे बड़ा मात्रक है। ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलाम। CGS में होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अगर ये पूछा जाए कि ये सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, तो इसमें एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो अगर एक फैराडे की बात करें तो एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम। कूलाम को हम किसे लिखते हैं? C से। कूलाम को लिखते हैं C से। अगर हमारे पास कूलामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कूलामों की संख्या अगर 96,500 हो जाए, कूलाम कितने हो जाए? 96,500, तब 96,500 कूलाम को हम क्या कह देंगे? एक फैराडे। ठीक, एक फैराडे। क्लियर है? कमेंट करके बताओ। क्लियर है? तो हमारे पास 3 मात्रक हो गए, SI मात्रक हो गया, CGS मात्रक हो गया और सबसे बड़ा मात्रक हो गया। इसका एक और मात्रक होता है अन्य मात्रक। अन्य मात्रक क्या होता है? एब कूलाम। आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है? एब कूलाम। एब कूलाम। अब एब कूलाम अगर हम बात करें, एक कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं? एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम। 1/10 एब कूलाम। तो क्लियर है ये भी? तो कितने मात्रक हो गए हमारे पास? देखो, अगर हमको ये इसमें कंफ्यूज हो तो सबसे पहले तुम इनको कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? वो है फैराडे। फिर सबसे छोटा मात्रक क्या है? सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा इसका CGS के अंदर स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। फिर SI मात्रक जो क्या होता है? कूलाम, या जिसको एम्पेयर इंटू सेकेंड भी बोला जाता है। और एक और मात्रक होता है इसका, वो एब कूलाम, और एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते हैं। अगर हम इनको मिक्स करके लिखें, मिक्स करके, तो मिक्स में कैसे आएगा? देखो, यहाँ से अगर हम देखें एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम आए? एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने आए? 3 गुणा 10 की घात 9। स्टेट कूलाम को मैं लिखता हूँ यहाँ से ESU से, ESU। और एक कूलाम में हमारे पास ये कितना आया था? 1/10 एब कूलाम। 1/10 एब कूलाम। 1/10 एब कूलाम। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को मिक्स करके लिख दिया है। तो ध्यान रखना है, एक कूलाम में कितने फ्रैंकलिन या कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9।
अगर 1 कूलाम के अंदर पूछा जाए 1 कूलाम कितने होते हैं, तो वो होते हैं 1/10। 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। तो ये सब क्या है, आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो कमेंट करें और बताएं कि यहाँ तक सब क्लियर है। क्लियर है, चलिए आगे। अब अगर हम इसके बात करें विमा की, आवेश की विमा, आवेश की विमा, तो विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा। यहाँ से सूत्र से Q बराबर क्या था, IT, और I यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा, जिसको हम किसे लिखते हैं, एम्पियर से, और T क्या है, टाइम, जिसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब जो विमा है हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, M, L, A और T के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, M, L, A, T। M क्या है, मास यानी कि ये द्रव्यमान, L क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई, A क्या है, एम्पियर अर्थात विद्युत धारा के बारे में, T क्या है यहाँ पर, टाइम अर्थात समय के बारे में यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से देखो इस सूत्र में Q बराबर अगर IT की बात करें, यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड है, और ये विद्युत धारा है, और ये क्या है, समय। केवल दो ही हमारे पास यहाँ पर शब्द हैं, एक तो है विद्युत धारा और एक है समय, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है, नहीं हो रही, अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, 0, तो मास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वही अगर लेंथ की बात करें, यहाँ पर लंबाई या दूरी से संबंधित कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लेंथ की भी क्या आ जाएगी, 0। लेकिन अगर A विद्युत धारा की बात हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। अगर इसमें टाइम की बात करें A इंटू टी। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, कितनी घात है, 1 है, तो यहाँ पर एम्पियर की घात कितनी आएगी, 1। और अगर बात है यहाँ पर समय की, तो समय की यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी, 1, तो यहाँ पर समय की घात भी कितनी है, 1, क्योंकि टाइम केवल कितनी बार है, 1 बार। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, विमा, M0, L0, A की पावर 1 और T की पावर 1। आवेश कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कमेंट करके, यहाँ तक ये इतनी जो है क्लियर है कि नहीं है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और हम बात करेंगे अब आवेश के गुणधर्म के बारे में। अगला टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी जो आवेश है उनके कौन कौन से गुण होते हैं वो हम देखेंगे। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला जो गुणधर्म है वो है आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम, आवेश की योज्यता का नियम। यहाँ पर हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट के अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहीं पर ही इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक का लिंक भी यहीं पर ही आपको मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब क्या है, यहाँ पर इसको अगर हम अपनी भाषा में समझें, इसका मतलब होता है योग या जोड़, योग या जोड़, ठीक है, योग या जोड़। जैसे कोई भी अगर हमारे पास कोई वस्तु है या निकाय है, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर पर हमको कुल आवेश निकालना है कि मार्कर का कुल आवेश कितना है, तो इस पर जितने भी जो आवेश हैं अगर हम इसको जोड़ देंगे तो इस मार्कर का क्या आ जाएगा, हमारे पास कुल आवेश। तो पहला नियम यही होता है, किसी भी वस्तु या निकाय में उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। जितने भी अलग अलग आवेश हैं इनका बीजगणितीय योग का मतलब हो गया टोटल योग, नेट जो योग है वो कुल आवेश के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मार्कर के ऊपर, यहाँ पर आवेश है, वैसे 1 कूलाम है, 5 कूलाम है,
ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में। तो हम यहाँ पर इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक निकाय है या वस्तु है। अब इसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे प्लस का 2 कूलम, माइनस का 3 कूलम, प्लस का 5 कूलम, माइनस का 7 कूलम, माइनस का 4 कूलम, प्लस का 2 कूलम, प्लस का 1 कूलम, माइनस का 10 कूलम और एक है प्लस का 20 कूलम, प्लस का 20 कूलम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये निकाय में आवेश है तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। हमको कुल आवेश निकालना है, Q टोटल, कुल आवेश। तो कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे? इस निकाय में जितने भी जो आवेश हैं इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल आवेश आ जाएगा। जैसे पहला कितना है, प्लस का 2 कूलम, फिर कितना है माइनस का 3 कूलम, फिर कितना है प्लस का 20 कूलम, फिर कितना है प्लस का 5 कूलम, फिर कितना है माइनस का 7 कूलम, फिर कितना है माइनस के 4 कूलम, फिर कितना है प्लस के 2 कूलम, फिर कितना है प्लस का 1 कूलम और फिर है माइनस का 10 कूलम। ठीक, इनको अगर जोड़ देंगे तो ये जो निकाय है इसका क्या आ जाएगा, कुल आवेश। तो ठीक है, ये इनको जोड़ देते हैं, क्यों कुल। तो हम प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं। जैसे 2 कूलम प्लस का 20 कूलम, 20 और 2 22, 22 और 5 27 और 27 और 2 29, 29 और 1 30। तो प्लस के तो कितने हो गए, 30 कूलम। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। माइनस का 3 कूलम और माइनस के 7 कूलम। तो -3 और -7 कितने हो गए, माइनस के 10। -10 और -4 कितने हो गए, माइनस के 14 है। और माइनस के 14 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 24 कूलम। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है वो कितना हो गया, 30 कूलम माइनस 24 कूलम। तो 30 कूलम में से 24 कूलम चला जाएगा तो प्लस का 6 कूलम। आवेश जो है, कुल आवेश कितना आ गया इसका, प्लस का 6 कूलम। तो पहला जो गुणधर्म है वो इसका यही है, आवेश की योज्यता का नियम। इसका मतलब क्या है कि किसी भी निकाय या वस्तु पर आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह क्या होता है, हमारा पहला गुणधर्म। आशा करता हूँ कि पहला वाला गुणधर्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड देखें, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। अब इसका मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब क्या है, नियत या फिक्स। इस संरक्षण का मतलब क्या है, नियत या फिक्स, आवेश का फिक्स होना। जैसे अगर ये हमारे पास कोई निकाय या वस्तु है, अब इसमें जितने भी जो आवेश हैं, अब हम इनको ना तो अपनी तरफ से इसको बना सकते हैं, आवेश को हम बना नहीं सकते, और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, ये जो आवेश हैं इन आवेशों को हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित जरूर कर सकते हैं। तो यही पहला गुणधर्म है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार आवेश को हम न तो बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और न ही हम आवेश का नष्ट कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, परंतु आवेश का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम कर सकते हैं। जैसे आवेश के स्थानांतरण हमको पता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो आवेश जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, लेकिन आवेश को हम न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम। कमेंट करके बताओ ये दोनों गुणधर्म क्लियर है? क्लियर है। आइए नंबर 3, एक और गुणधर्म देखते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, अब यहाँ पर एक शब्द आया है क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्वांटा शब्द से मिलकर बना है। क्वांटा का मतलब हो गया एक पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है, आवेश। अब देखो सीधे से अगर इसको हम समझें, जैसे ये हमारे पास एक पदार्थ है, ये वाला एक पदार्थ है, अगर हम इनको घर्षण करवाएंगे तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान। अब देखो जैसे अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया,
2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसका मतलब है हमेशा अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, आवेश का अगर आदान प्रदान होगा तो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। पूर्ण संख्या का मतलब कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या पाव चला गया या इसमें 1.4 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि कभी भी दशमलव में संख्या नहीं आएगी। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल के विद्यार्थी पिकनिक पर जा रहे हैं और उसमें एक बस में 30 बच्चों की यहाँ पर सीट है और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो 20 बच्चे तो आ गए। कितने बच्चे आ गए? 20 बच्चे। इसका मतलब है यहाँ पर 20 बच्चे तो क्या है, फिक्स है कि ये 20 बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, हम मान कर चलते हैं कि 20 बच्चे को हमको लेकर जाना है। अब हुआ क्या कि जैसे अगर हम 20 बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो कुछ बच्चे जो और हैं वो भी पिकनिक पर जाना चाहते हैं, तो उनका भी मन हो गया। तो आप खुद बताओ पहले कितने थे यहाँ पर? 20 थे। एक बच्चा और आ गया तो एक बच्चा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 21। अगर दूसरा बच्चा भी आ जाएगा और अगर आ गए तो अब टोटल कितने हो जाएंगे? 22। अगर तीसरा बच्चा भी आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे? जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बच्चा आ जाएगा तो ये 21, एक बच्चा और आ जाएगा तो 22 और अगर एक बच्चा और आ जाएगा तो 23। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले कितने बच्चे थे? 20। एक बच्चा और आ जाएगा तो 21 हो जाएंगे यहाँ पर, एक बच्चा और आ जाएंगे तो यहाँ पर 22, एक बच्चा और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 23। तो बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के रूप में बढ़ रही है। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि 20 से 21 एक बच्चा आने पर, फिर 21 से 22, फिर 22 से 23, यानी प्लस एक की क्या होती जा रही है? वृद्धि। ये इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो दशमलव में संख्या नहीं आ रही। जैसे कि मान लो अगर 20 बच्चे पहले से थे, यहाँ पर एक बच्चा और आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना कि आधा बच्चा ही आया है कि यहाँ पर चलो ठीक है ऊपर ऊपर का आ गया, नहीं 20.5 बच्चे ही आए हैं अभी इसके अंदर, आधा तो बाहर रह गया। ठीक है, तो इसको गिनती पूरी आएगी। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पूर्ण संख्या के रूप में आते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बाहर भी अगर जाएंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में बाहर। जैसे 20 बच्चे थे, अब जैसे मान लो किसी के बच्चे का मन हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा, एक बच्चा बाहर जाएगा पहले, फिर एक और चला जाएगा, तो 20 से कितने रह जाएंगे? 19, एक और चला जाएगा 18। ऐसा ही इनमें है, अगर किसी वस्तु पर जो आवेश है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जैसे पहले 100 थे, एक चला जाएगा तो कितना रह जाएगा? 99, एक और चला जाएगा तो 98, एक और चला जाएगा तो 97। अगर आ रहा है तो वो भी पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। एक और आ गया तो 101, एक और आ गया 102, एक और आ गया 103। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या के रूप में वृद्धि या कमी होती है। तो कुल आवेश जो है, कुल आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस NE। अभी E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या ले लिया? आवेश। और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लो अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो n की संख्या 1, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो n की संख्या 5, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो n का मान कितना हो गया? 10। ठीक है, तो ये है आवेश का फॉर्मूला, Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक, तो इस क्वांटमीकरण का मतलब क्या है कि किन्हीं भी वस्तुओं में कुल आवेश का मान जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो एक पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में, जिसको पूर्ण संख्या को हम क्वांटा शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्लियर है? हमको सीधा सा बस इतना ही ध्यान रखना है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब हो गया कि एक पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना किसी भी वस्तु के द्वारा, यही क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटमीकरण। आशा करता हूँ कि यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। बाकी आज हम इतना ही देखेंगे। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद आवेश, उसके बाद आवेश के प्रकार, फिर उसके बाद आवेश की संकल्पना, फिर
फिर उसके मात्रक और आवेश के गुणधर्म। आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कूलाम का नियम और उसका सदिश निरूपण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 12 का पार्ट 2 में देखेंगे कि आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती है और इसके साथ कूलाम के नियम की भी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल हमने देख लिया था कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, फिर विद्युत आवेश के बारे में भी देख लिया था, आवेश के प्रकार के बारे में हमने जानकारी ले ली थी, और अब हम देखेंगे आवेशों के गुणधर्म भी देख लिए थे। अब हम देखते हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ यानी कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ होती है। चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः वैसे 3 विधियाँ होती है, जिसमें से एक विधि जो होती है प्रेरण के द्वारा, वो इस सिलेबस से हटा दी गई है। अब हम केवल इसमें 2 विधियों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। नंबर 1 है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा आवेशित करना। किसी भी वस्तु को हम किसके द्वारा आवेशित कर सकते हैं? घर्षण के द्वारा। नंबर 2 चालन के द्वारा। चालन के द्वारा। एक और होती है प्रेरण के द्वारा, जो कि एनसीईआरटी में नए सिलेबस में हटा दी गई है, प्रेरण द्वारा। इसका हमको अध्ययन नहीं करना है, हमको केवल 2 विधियों का अध्ययन करना है, वो है घर्षण के द्वारा और चालन के द्वारा। अब आवेशन की विधियाँ देखते हैं हम। आवेशन की विधियाँ का मतलब हो गया, अगर हमको इस वस्तु को आवेशित करना है या इसके ऊपर अगर आवेश लाना है तो हम किन किन विधियों को अपना सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश लाने की जो विधियाँ होती है उन्हीं को हम आवेशन की विधियाँ कहते हैं। अब पहली जो विधि है वो है घर्षण के द्वारा। अगर मान लो ये हमारे पास कोई 2 वस्तुएं हैं और हमको इनको अगर आवेशित करना है तो हम घर्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं? इनके ऊपर आवेश ला सकते हैं। घर्षण के कैसे? कि अगर 2 वस्तुओं के मध्य अगर हम घर्षण करवाएंगे इस तरीके से, अगर घर्षण करवाते रहेंगे तो होगा क्या कि इनमें जो परमाणु है और परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा घर्षण के द्वारा। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो कल हमने देखा था कि वहाँ पर आवेश का निर्माण होता है। तो जब अगर किन्हीं भी 2 वस्तुओं को हम घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उन पर आवेश आ जाता है। इस पहली विधि को क्या कहते हैं? घर्षण की विधि कहते हैं, आवेशित करने की। ठीक है। अब हम जैसे कुछ इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़, अगर इसको हम रेशम के साथ रगड़ें, रेशम का कपड़ा लें, रेशम का कपड़ा, अगर कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से अगर घर्षण करवाएंगे तो अब कांच जो है, कांच की छड़, ये तो हमारे पास धनावेशित हो जाएगी और रेशम जो का कपड़ा है वो हो जाएगी ऋणावेशित। तो कांच की छड़ पर पूरे पर कैसे आवेश आ जाएंगे? प्लस का आवेश आ जाएगा, और जो रेशम है, रेशम का कपड़ा है, इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये कांच की छड़ है और हमने यहाँ पर एक ले लिया रेशम का कपड़ा। ठीक है। अगर इन दोनों के मध्य अगर हम घर्षण करवाएंगे, ठीक है, जैसे अगर हम रेशम का कपड़ा ले लेंगे और ये कांच की छड़ मान लेते हैं, तो जब घर्षण करवाते हैं तो इस कांच की छड़ पर कैसा आ जाएगा? प्लस, और इस पर कैसा आ जाएगा? माइनस। तो रेशम के कपड़े पर कैसा आवेश आ जाता है? माइनस, और कांच की छड़ पर कैसा आ जाता है? प्लस। इस विधि को हम क्या कहते हैं? घर्षण विधि कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो कांच की छड़ है इस पर अगर प्लस आवेश आया है और रेशम की जो छड़ है इस पर अगर माइनस आवेश आया है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण,
इसको मान लेते हैं ए, कांच की छड़ को मान लेते हैं ए, और रेशम की छड़ को, और रेशम का कपड़ा है इसको मान लेते हैं बी। तो आवेश का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ए से बी की ओर हो रहा है या बी से ए की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, हमको पता है अगर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब कैसा आवेश आता है, धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उस पर कैसा आता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर अगर धनावेश आया है तो इसका मतलब है यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर चले गए, वो चले गए इस रेशम के कपड़े पर। जब इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले गए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस, तो रेशम का कपड़ा कैसा हो जाता है, यहाँ पर ऋणावेशित। और अगर कांच की छड़ से बाहर जा रहे हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आ जाता है, प्लस आवेश। ठीक है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। अब कांच की छड़ को धनावेशित और रेशम की छड़ को ऋणावेशित माना गया है, ये सबसे पहले किसने कहा था, ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब इन्होंने बताया कि कांच की छड़ धनात्मक होती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होती है, तो बेंजामिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवेश के जो प्रकार हैं, सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसके आधार पर, कांच और रेशम के कपड़े के आधार पर बताया था, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के आधार पर। इसी तरीके से अगर हम प्लास्टिक की छड़ लें, प्लास्टिक की छड़, और अगर ऊन का कपड़ा लें, ऊन का कपड़ा, अब हमने क्या, कौन सी छड़ ले ली है, प्लास्टिक की, और कपड़ा कैसा ले लिया है, ऊन का। अब इनके मध्य अगर घर्षण करवाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो प्लास्टिक की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, माइनस, प्लास्टिक की छड़ पर माइनस, लेकिन ऊन का जो कपड़ा है उस पर कैसा आ जाता है, प्लस का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण थोड़ा उल्टा हो गया। पहले वाले में क्या हो रहा था कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, रेशम के कपड़े की ओर, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊन का कपड़ा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर आ गए, प्लास्टिक की छड़ पर। तो प्लास्टिक पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश, और ऊन पर कैसा आ जाता है, धनावेश। तो इसका मतलब है कांच की छड़ किस प्रकार के व्यवहार करेगी, धनावेश, और प्लास्टिक की छड़ जो है वो कैसे करेगी, ऋणावेश। अब हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्लस और माइनस, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों अगर समान प्रकृति के हैं, प्लस और प्लस, दूसरा वाला अगर हम देखें माइनस और माइनस, ठीक। मान लो हमारे पास ये दो पदार्थ हैं, इस पर भी प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस आवेश है, दोनों पर कैसा आवेश है, प्लस। तो जब दोनों अगर समान आवेश होते हैं उनको बोलते हैं सजातीय। कैसे होता है, सजातीय। अगर दो समान आवेशित वस्तुओं को अगर हम संपर्क में लेकर आएंगे तो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है अथवा प्रतिकर्षण बल। अगर दो समान प्रकृति के होते हैं तो ये एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण यानी कि एक दूसरे को दूर भेजना। तो एक दूसरे को दूर कब भेजेंगे, जब दोनों पर समान प्रकृति के आवेश होंगे। अगर दोनों पर प्लस प्लस होगा तो भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों पर माइनस है, अगर इस वस्तु पर भी माइनस है और इस वस्तु पर भी माइनस है, दोनों पर माइनस है, अगर ऋणावेश को अगर हम दोनों के संपर्क में लेकर आएंगे तो ये भी एक दूसरे को दूर दूर भेजने का प्रयास करेंगे। तो यह भी क्या है, समान है दोनों में, तो इसको भी क्या कहेंगे, सजातीय। इनमें भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। इनमें भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अगर हम देखें कि विपरीत प्रकृति के आ जाए दो आवेश, जैसे अगर इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, अब हम विपरीत प्रकृति को लेकर आ रहे हैं, ये है प्लस और एक है माइनस। या हो सकता है कि पहला वाला माइनस हो और दूसरा वाला क्या हो, प्लस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इसको बोलते हैं विजातीय। विजातीय। जब दोनों अलग प्रकृति के होते हैं तो विजातीय शब्द बोलते हैं, जब दोनों समान प्रकृति के होते हैं उनको बोलते हैं सजातीय। तो विजातीय प्रकृति के आवेश होते हैं। अब देखो दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, प्लस और माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं,
आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो दोनों में ही कैसा बल पाया जाएगा, आकर्षण का। तो आशा करता हूँ कि ये जो घर्षण की जो विधि है आवेशन की विधियों में, ये क्लियर हो गई होगी। इसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को हम घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आ जाता है और दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो पहली है घर्षण की विधि। इसमें हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। इसमें यह ध्यान रखना है, अगर दोनों पर समान प्रकृति के आवेश है, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस, तब तो उनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को दूर करेंगे। अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस और एक माइनस, विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं, तब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। क्लियर है पहला? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं दूसरी विधि में। नंबर 2 विधि है चालन के द्वारा। अच्छा, चालन का मतलब क्या होता है, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक वस्तु वो पहले से आवेशित है, ये जिसको गोला मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक चालक गोला है और ये किसी स्टैंड पर रखा है, ये किसी स्टैंड पर रखा है और इस पर प्लस आवेश है। कैसा आवेश है, प्लस आवेश है पूरे पर। इसको मान लेते हैं चालक ए। अब इसके पास में हम क्या करते हैं, एक और अगर हम वस्तु लेकर आ जाए, एक और गोला लेकर आ जाए, ये है बी। अब इसमें से क्या होता है कि जो एक आवेशित वस्तु है उसके संपर्क में अगर दूसरी अगर हम अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, अब इसके अगर संपर्क में लेकर आएंगे, इसके संपर्क में लेकर आएंगे, तो होगा क्या कि जो दूसरी वाली वस्तु है यह भी आवेशित होने शुरू हो जाएगी। जैसे अगर ये प्लस है तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस विधि को बोलते हैं चालन विधि। तो चालन विधि का मतलब हो गया कि एक पहले से अगर हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, अगर उसके पास दूसरी अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, ठीक, तो इस आवेशित वस्तु के कारण जो अनावेशित वस्तु थी उस पर धीरे धीरे आवेश आना शुरू हो जाता है। इस विधि को बोलते हैं चालन विधि। अब हमारे पास यहाँ पर जो पहले से चालक गोला था वो था ए और एक चालक गोला था बी। तो चालक ए पहले से आवेशित था, इस पर धनात्मक आवेश था और बी पर भी कैसा आ गया, धनात्मक। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से अगर पहले बी अनावेशित थी, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं था, और जब इसके संपर्क में लेकर आए तब फिर धीरे धीरे यह भी धनावेशित हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ए से बी की तरफ हुआ है या बी से ए की तरफ हुआ है? कमेंट करके बताओ कि चालक ए से बी में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है या चालक बी से चालक ए में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। अब देखो यहां से, अगर यह वस्तु आवेशित हुई है, इसके पास अगर प्लस आवेश था, प्लस का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब इस पर भी अगर प्लस आवेश आया है तो इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। पहले जैसे मान लो अगर यहाँ से ये पूरा अनावेशित था, उदासीन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस था तो इस पर कैसा आएगा, प्लस आएगा, इस पर कैसा आएगा, प्लस। दूसरा वाला अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो फिर एक और प्लस आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल कर आएगा तो फिर एक और प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से बी से इलेक्ट्रॉन ए में जाते रहेंगे और जब जाते रहेंगे तो यहाँ पर कैसा आवेश आता जाएगा, प्लस का आवेश। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कई जगह ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब तक होता रहता है, जब तक दोनों पर समान धनावेश ना आ जाए। यानी कि अगर इस पर धनावेश की संख्या जैसे अगर 15 है तो इस पर भी धनावेश की संख्या कितनी होगी, 15 है, और जब तक दोनों पर बराबर ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
होता है। ये केवल तभी सत्य है जब इन दोनों जो चालक गोले हैं इनका आकार बराबर हो। इनका आकार क्या होना चाहिए? बराबर। अगर आकार बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इन पर समान आवेश होंगे, धनावेशित उनकी संख्या क्या होगी? बराबर होगी। कब? जब दोनों चालकों का आकार क्या होगा? बराबर। ध्यान रखना है, अगर इनका आकार ही एक जैसे बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, तो फिर इन पर जो धनावेश है वो तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर आकार बराबर है तभी हम कह पाएंगे कि इन पर जो धनावेश है उनकी मात्रा समान होगी, अन्यथा नहीं। ये विधि थी चालन के द्वारा। प्रेरण के द्वारा ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, एनसीईआरटी के अंदर ये हमको नहीं पढ़ना है प्रेरण की, इसमें केवल 2 ही विधियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 विधियाँ आपको क्लियर हो गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोनों विधियाँ क्लियर है कि नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम वही कंटेंट देखेंगे कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीधे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम, और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कूलाम का नियम क्या है, और इसका सदिश निरूपण भी लिखिए। तो देखो कूलाम का नियम क्या है। ये एक वैज्ञानिक का नाम था कूलाम, और उसने अपना एक नियम दिया था। तो ये नियम क्या है कि जैसे मान लो कोई जो 2 आवेश है, 2 आवेश, ठीक है, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। अब 2 आवेश, अब इनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर समान प्रकृति के होंगे तब तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का, तब इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो कूलाम ने क्या कहा था कि इनके मध्य जो ये बल लगता है तो किस किस पर निर्भर करता है? जो आवेश है एक तो इसके परिमाण पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी मात्रा पर कि यह छोटा है कि बड़ा है, और दूसरा इनके मध्य लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? इनके मध्य की दूरी पर। तो आज हम कूलाम के नियम को कुछ इस तरीके से समझेंगे कि आज के बाद आप इसको नहीं भूल पाएंगे। तो ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 2 आवेश हैं। 2 आवेश को हम लिख देते हैं, जैसे पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, ये 2 आवेश हो गए। 2 आवेशों को हम एक बार के लिए 2 लोग मान लेते हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग। ठीक है, 2 लोग, जिसमें से हम एक को पुरुष मान सकते हैं और एक को स्त्री मान सकते हैं। ठीक है, अब इनके मध्य जो बल लगता है, बल को एक बार के लिए हम मान लेते हैं प्रेम। बल को क्या मान लेते हैं? प्रेम। अब 2 आवेशों के मध्य जो प्रेम है वो किस पर निर्भर करता है कि एक तो जो ये दोनों हैं इन दोनों के मान पर, बल या F। तो कूलाम ने क्या कहा था कि ये जो बल है F, ये किस किस पर निर्भर करेगा? एक तो इनके परिमाण पर, दोनों के परिमाण पर, इनके 2 लोगों के मध्य होगा प्रेम। तो ये 2 लोग कौन है? एक तो Q1 है और एक कौन है? Q2 है। तो जो हमारे पास 2 आवेश हैं, 2 आवेशों के मध्य बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। ये चिन्ह किसका है? समानुपाती का। अर्थात अगर ये दोनों आवेश हैं, इनके मान को अगर हम गुणनफल कर देंगे तो इनके मध्य क्या बढ़ जाएगा? प्रेम। यानी कि जैसे जैसे अगर इनकी आयु बढ़ती जाती है, हम मानकर चलते हैं कि इनके मध्य प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। एक बार जो बल को हम क्या मान लेते हैं? प्रेम। तो जैसे जैसे अगर इनका मान बढ़ेगा तो ये जो प्रेम का मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर हो जाए, दोनों लोग क्या हो जाए? दूर हो जाएंगे, तो फिर हमको पता ही है कि प्रेम क्या हो जाएगा? कम। अगर दूरी कम हो जाए दोनों में, मान लो अगर दूरी कम कर दी दोनों ने और पास में आ गए, तब फिर क्या बढ़ जाएगा? यहाँ से उनके मध्य प्रेम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो ये F है वो किस पर निर्भर करता है? इनके मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है। और इस दूरी को हम एक बार के लिए लिख देते हैं डिस्टेंस D से। किसे लिख देते हैं? D से। तो अब इसका मतलब है अगर दोनों एक दूसरे से दूरी बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ा रहे हैं, तो फिर फोर्स का मान क्या होगा? कम। यानी कि प्रेम क्या हो जाएगा? कम। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर प्रेम कम होगा, और दोनों के अगर एक दूसरे के जो बीच की दूरी अगर वो कम हो रही है तो फिर प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि उल्टा रिलेशन हो गया, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो ये जो F है प्रेम, ये कब बढ़ेगा? जब दूरी क्या होगी? कम। तो F समानुपाती 1 बटा दूरी का क्या कर देंगे? वर्ग, 1 बटा D²।
अब इसका मतलब क्या है, अगर ये दूरी बढ़ेगी, इन दोनों के मध्य दूरी बढ़ेगी, तो फिर f का मान क्या हो जाएगा, कम। अगर दूरी कम होगी तो फिर f का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि प्रेम का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर दूरी बढ़ रही है तो फिर प्रेम का मान कम, और अगर दूरी कम हो रही है तो फिर फोर्स का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे पास कितनी समीकरण हो गई, 2 हो गई। तो F समानुपाती किस पर होगा, Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और इन्हीं के मध्य जो बल है वो दूरी के वर्ग के, अब नीचे आया ना, जो नीचे संख्या आती है उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। जब नीचे संख्या चली जाती है तब व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, और ऊपर अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी या राशि रहती है उसको समानुपाती बोलते हैं। तो पहली समीकरण F समानुपाती Q1 इंटू Q2, और दूसरी समीकरण F समानुपाती 1/d²। तो कुल मिलाकर कूलाम ने क्या कहा था कि प्रकृति में अगर हमारे पास कोई दो आवेश विद्यमान हैं और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है, कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। क्लियर है? आशा करता हूँ कि ये शायद समझ में आ गया होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें, दोनों समीकरण को, F समानुपाती, ऊपर तो क्या है, Q1 इंटू Q2, और यहाँ पर बट्टे में क्या है, d²। तो ये क्या समीकरण आ गई, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। अच्छा, सब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट राशि आएगी जिसको लिखते हैं हम K से, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे d²। ये किसका मान आ गया। अब जो K है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं स्थिरांक। K को क्या बोलते हैं, स्थिरांक। K की जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, K की पूरी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का जो पूरी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस K की जगह हम ये पूरी वैल्यू जब रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह हमने ये रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर है Q1 इंटू Q2 बटे d²। यही कूलाम के नियम का क्या है, समीकरण। चाहे तो हम यहाँ पर इसको, अगर जो मध्य की दूरी है इसको हम r से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर r² आ जाएगा। ठीक है, तो F बराबर क्या आ गया, या तो ऐसे बोल दो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे d², या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं F बराबर K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे d²। अब यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये एक क्या है हमारे पास, यह है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम देखते हैं K की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अभी हमने देखा यहाँ से कि K एक हमारे पास क्या है, नियतांक है। अगर हम K का यहाँ पर वो निकाले पहले मात्रक, K का मात्रक, तो K का मात्रक क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम K को रखेंगे, बाकी इस इधर लेकर जाएंगे तो d² इधर है तो गुणा में आ जाएगा, तो K बराबर F इंटू d² बटा, ये इसके साथ गुणा में है, अगर K की वैल्यू निकालेंगे तो भाग में आएगा Q1 इंटू Q2। तो K बराबर क्या आ जाएगा, बल है, फोर्स, इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन। क्या आ जाएगा, न्यूटन। D मध्य की दूरी मीटर में है, तो ये इसका स्क्वायर हो रहा है, D का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। दो आवेश हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर।
के का मान अगर निकालें, के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 इस के की वैल्यू। और इसका मात्रक को लगा देंगे, अभी हमने निकाल लिया है, वो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा एक तो के का मात्रक और के का मान। अब अगर हम इसकी विमा निकालें, विमा तो के की विमा क्या हो जाएगी, ये के की निकाल रहे, ध्यान रखना के की विमा। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर बल है, तो बल की जो विमा होती है, अगर इसमें देखें के की निकालनी है तो वो होती है m1 L1 t की घात -2। ये किसकी है, बल की। डी स्क्वायर दूरी का स्क्वायर करना है, दूरी की अगर विमा निकालते हैं तो किस में लिखते हैं, लेंथ में, लेंथ तो L। अच्छा यहाँ पर डी का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे L का स्क्वायर। फिर क्या है बटा, तो बटा दो आवेश है Q1 इंटू Q2, इसकी विमा हम देख चुके हैं पहले कि जो आवेश की विमा होती है वो कल हमने निकाल लिया था, वो क्या होती है A और T, A और T, A T। दो आवेश है, पहले वाले आवेश की क्या हो गई AT इंटू Q2 की भी क्या होगी AT। अब अगर हम इसको निकालना चाहें, यहाँ पर देखो M1 L1 और L2, L की घात 1 और L की घात 2, ये गुणा होगा तो L की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब हम यहाँ से देखें T के बारे में, T की पावर है -2, नीचे है T की पावर 1 यहाँ पर और T की पावर 1 यहाँ पर। जब गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा नीचे T की पावर 2। एक बार इसको पहले से लिख देता हूँ मैं, T की पावर ऊपर कितना है -2 बटे A और A, ये हो गया A स्क्वायर, T और T ये क्या हो गया T स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो K की जो विमा आएगी वो कितनी आ जाएगी M1 L3 T। देखो ये T की घात 2 है, T की घात ऊपर जाएगी तो -2 और -2 पहले से है और ये भी -2, तो T की घात कितनी हो जाएगी -4। A की घात 2, A की घात 2 अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, A की घात -2। तो ये जो है विमा किसकी आ गई, के की विमा। कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक शब्द और देखा था, एप्सिलॉन नॉट। के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू, वो के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के का पूरा मान होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हमको इस एप्सिलॉन नॉट का भी अगर हमको विमा और अगर मात्रक निकालना है, पहले हमने किसका निकाला है वो अभी हम देखते हैं के का। अभी सिर्फ किसकी बात चल रही थी, के की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई, और ये के इधर आएगा तो के हो जाएगा 4 और पाई। ये तो वैसे भी कांस्टेंट राशि है, इनका मान फिक्स होता है। अब क्या रह गया 1/k, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 1/k। अब अगर हमको इसका मात्रक निकालना है तो जो k है, k का जो मात्रक आया है उसका हम क्या कर देंगे व्युत्क्रम। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, एप्सिलॉन नॉट का मान वो कितना होता है, वो होता है 8.85 गुणा
10⁻12, 10⁻12, 8.85 गुणा 10⁻12। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लगाना है। एप्सिलॉन नॉट मात्रक यानी कि के का जो मात्रक है उसका उल्टा आएगा। के का मात्रक अभी हमने निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तो इसका अगर उल्टा करेंगे कूलम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये एप्सिलॉन नॉट का मान। तो अब हमको ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वो के का उल्टा हो जाएगा। के का अगर आपको याद है तो एप्सिलॉन नॉट का आप उल्टा कर सकते हैं कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। नंबर 2, इसमें हमने क्या निकाली थी इसके बाद में, के की विमा। अब यहाँ पर हम किसकी निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब हमको पता है जो के की विमा है ऊपर जाएगी तो उसको हम जो घात है वो चेंज कर देते हैं, प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में। तो के की विमा की एप्सिलॉन नॉट की अगर निकालेंगे तो के की विमा को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। जैसे m की घात 1 है तो यहाँ पर उल्टा करेंगे तो m की घात -1, l की घात 3 है प्लस में तो हम कर देंगे l की घात -3, t की घात -4 है इसको हम कर देंगे t की घात +4, a की घात -2 है इसको हम कर देंगे a की घात +2। तो ये किसकी विमा आ गई, एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब हमने यहाँ पर सिर्फ कूलम के नियम में 2 की बात की है, एक तो ये के और एक एप्सिलॉन नॉट की, के एंड एप्सिलॉन नॉट। और हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है और कभी कभी इसकी विमा। एप्सिलॉन नॉट में भी ऐसा ही है, एप्सिलॉन नॉट में कभी कभी इसका मान पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका मात्रक और कभी कभी इसकी विमा। और ये कन्फर्म है एग्जाम में आपको देखने को शायद ज़रूर मिलेगा। तो क्या क्या हमने देखा, के का एक तो मात्रक, एक इसका मान और एक इसकी विमा। एप्सिलॉन नॉट में भी हमने क्या देखा, इसका मान, इसका मात्रक और इसकी विमा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ तक ये क्लियर है क्या। फिर से बता देता हूँ, कूलम का नियम क्या है। कूलम का नियम है ये, कूलम के नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई 2 आवेश है तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो इनके जो आवेश है इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ता जाएगा। और एक इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 × Q2 बटे d²। जब भी अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जरूर आता है, K क्या है यहाँ पर नियतांक। K की एक्चुअली में जो पूरी वैल्यू होती है वो K बराबर क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और जब K की वैल्यू हम निकालते हैं तो K की वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक क्या जाएगा न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर। अब K बराबर हमारे पास होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो इनके जो विमा है वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और जो इसका मात्रक है वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से हमको ये विमा निकालनी है। क्लियर है, कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके सदिश निरूपण में। अब है सदिश निरूपण कूलम के नियम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम के नियम में, सदिश निरूपण। तो सदिश के रूप में कैसे लिखते हैं, क्योंकि बल कैसी राशि एक सदिश राशि है, ये हमने कक्षा 11 के अंदर भी आपने पढ़ लिया होगा कि बल कैसी राशि है सदिश, यानी कि इसको हमको सदिश के रूप में व्यक्त करना है, दिशा के साथ हमको व्यक्त करना है। क्योंकि अगर जैसे मान लो ये यहाँ पर अगर दीवार है, अगर इस पर मैं बल लगा रहा हूँ तो बल की दिशा किधर होगी, उधर की ओर। ठीक है, तो हमको बल के साथ, इस दिशा के साथ हमको बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई एक बिंदु है, मूल बिंदु, इसको बोलते हैं ओ, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, देखते जाना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 आवेश रखे हैं, 2 आवेश, एक तो है Q1 आवेश और एक यहाँ पर रखा हुआ है Q2 आवेश, Q1 और
Q2, Q1 आवेश और Q2 आवेश। इनके मध्य की दूरी हम मान लेते हैं R है, मध्य की दूरी को क्या मान लेते हैं R। इनको मूल बिंदु से अगर मिलाएं Q1 और Q2 के, ये हमने इनको मूल बिंदु से मिला दिया। अब होगा क्या कि जब दो आवेश है तो पहला वाला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा और दूसरा वाला आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि Q2 पर जो बल लग रहा है, Q2 पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण। Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल कौन से आवेश पर लग रहा है? Q2 आवेश पर। देखते थे ना, पहला हम क्या देख रहे हैं कि Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? Q2 पर। तो Q2 पर तो हम मान लेते हैं बल जो है वो F, तो F दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा। F21 का मतलब क्या है कि जो ये दूसरा वाला आवेश है वो दूसरे आवेश पर पहला वाला आवेश बल लगा रहा है, Q2 पर Q1 के द्वारा आवेश। और अगर सदिश राशि है तो हम इसको F सदिश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अगर यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर आवेश है, ये Q2 है इधर वाला और ये Q1 है। अगर Q1 Q2 पर अगर बल लगाएगा, Q1 Q2 पर अगर बल लगाएगा तो बल की दिशा किधर होगी? इसकी उधर की तरफ होगी, बल की दिशा उधर की तरफ होगी। तो अब इसकी जो दिशा है, दिशा बताने के लिए हम यहाँ पर एकांक सदिश काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं एकांक सदिश। तो इधर हम मान लेते हैं R कैप। अब एकांक सदिश इधर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अब R21 क्या है? यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा दिशा बताना। अब यहाँ पर दूसरा आवेश था, यहाँ पर पहला आवेश था, तो इसकी दिशा बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? R कैप का, जिसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। इसको क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। अब इस एकांक सदिश का मतलब क्या है? एक्चुअली में ये दिशा बताता है। एकांक सदिश क्या करता है? दिशा बताता है। तो ये जो R21 कैप है ये क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। यानी कि इसकी दिशा किधर है? इधर। यानी कि Q1 जो है Q2 पर इधर बल लगा रहा है और इनके मध्य की दूरी हम मान लेते हैं, अगर यहाँ से Q1 जो Q2 पर लगा रहा है तो इसको इधर के लिए मान लेते हैं R21 और दिशा के साथ मान लेते हैं सदिश R21। 21 का मतलब क्या हो गया? R21 Q1 और Q2 के मध्य की दूरी R है, लेकिन दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल और इनके मध्य की दूरी को हम किसके द्वारा दर्शा दिए? R21, ठीक। इसी तरीके से देखो अब क्या होगा कि अगर ये F1 बल लग रहा है इधर, तो इसका मतलब है Q1 आवेश अगर Q2 पर लगा रहा है तो फिर Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, ये वाला भी इस पर बल लगाएगा। तो Q2 की जो दिशा है बल लगाने की वो इसके विपरीत होगी। इधर Q2 इधर, ये Q1 पर इधर बल लगाएगा इधर। तो इसका मतलब है दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फिर से एकांक सदिश का। अब किस पर लग रहा है? Q1 पर। किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। यानी कि 1 पर 2 के द्वारा, तो उल्टा करेंगे 1 पर किसके द्वारा? 2 के द्वारा। 1 पर 2 के द्वारा एकांक सदिश। ये इधर, इस बार ये जो है वो इधर हो जाएगी Q2 के द्वारा दिशा बताना। इस पर भी क्या आ जाएगा? कैप, R12 कैप, ठीक। क्योंकि ये जो है R कैप का मतलब क्या है? यहाँ पर दिशा बताना। तो ये दिशा बता रहा है कि ये Q2 जो है इस बार Q1 पर इधर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है, इसकी इधर दिशा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं Q2 अगर Q1 पर लगा रहा है तो इनके मध्य की दूरी R है, लेकिन इस बार Q2 Q1 पर लगा रहा है तो इसके लिए 1 पर लगा रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो इनके मध्य की दूरी क्या है? R12 सदिश। देखो ये दोनों दूरी बराबर है क्योंकि Q1 और Q2 ये भी R ही है, चाहे आप Q1 से Q2 के मध्य की दूरी भी R है और Q2 से Q1 के मध्य की दूरी भी क्या है? R। लेकिन दिशा जब बताएंगे तो पहले वाले में हमने किसके बताया?
1 के लिए, और इधर जब बताएंगे तो R1 2 के लिए। अगर ये बल लग रहा है इधर, तो इस यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम के नियम से पहले इसमें, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, F21 सदिश बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे डी स्क्वायर। Q1 का मान ये रहा, Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर, दूरी को इस बार हम किससे लिख रहे हैं, R से। तो इधर देखिए, यहाँ से अगर हम इनके मध्य की दूरी ले रहे हैं तो कितनी के लिए थे हमने, R21 से। F21 में कितनी दूरी ली थी, R21, इसके ऊपर सदिश। लेकिन ये कैसी राशि है, सदिश, तो इसकी दिशा भी बतानी ज़रूरी है हमको। दिशा भी बताएंगे, दिशा किसके द्वारा बताते हैं, कैप के द्वारा। तो F21 पर जो इधर एकांक सदिश है वो कौन सा है, R21 कैप। यहाँ पर दिशा लगा देंगे R21 कैप। समीकरण नंबर 1। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, पहला वाला। अगर यहाँ पर देखो 2 और 1 वाला नहीं होता तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर सीधा कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर R स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि D का स्क्वायर करेंगे ना, तो D का स्क्वायर का मतलब दूरी का स्क्वायर। अब ये तो किसकी बात हो गई, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाए गए बल पर। बल जो लग रहा है किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ये इनके एकांक सदिश है 2 और 1 के द्वारा। ये इनके मध्य की दूरी है 2 और 1 के द्वारा। इसी तरीके से इस बार हम निकालेंगे Q1 पर किसके द्वारा बल लगेगा, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, तो इसकी तरह से अगर हम देखें, इस बार कौन से पर लग रहा है, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो F किस पर, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। सदिश राशि है तो सदिश। तो बल का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो F बराबर, इसमें भी अगर कूलाम का नियम लगाएंगे तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 ये रहा, इंटू Q2 ये रहा, बटे R स्क्वायर। लेकिन इस बार Q1 पर Q2 के द्वारा, तो ये इनके मध्य की दूरी क्या है, वही R है। लेकिन 1 और 2 के लिए अगर स्थिति बताएंगे तो R12 का स्क्वायर, और इसकी अगर दिशा बताएंगे तो दिशा किधर है, इधर R1 कैप की तरफ है, R12 कैप। समीकरण नंबर 2। अब यहां से अगर हम इस चित्र में ध्यान से देखें, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दिए गए चित्र से अब यहां से ध्यान से देखना, Q1 और Q2 के मध्य की दूरी अगर R है, पहले वाली दूरी को अगर हमने R21 सदिश लिखा है, दूसरी वाली दूरी को अगर हमने R12 सदिश लिखा है, तो ये दोनों जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। Q1 और Q2 के मध्य की दूरी क्या है, बराबर। इनकी ये R21 सदिश और ये R12 सदिश दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों के मध्य की दूरी क्या है, बराबर। तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। यानी कि जो ये हमारे पास R12 सदिश है, ये किसके बराबर है, R21 सदिश के बराबर। यानी कि ये तो क्या है, मध्य की दूरी। इनकी वैसे दूरी जो है आ रही है, लेकिन दिशा अगर इसमें बताएंगे साथ, R12 सदिश ये किसके बराबर है, R21 सदिश के बराबर। दोनों के मध्य की दूरी बराबर। और साथ में अगर एकांक सदिश देखें, इसकी दिशा इधर है, ये भी क्या है, बराबर है। ये देखो R12 जो केप है वो किसके बराबर है, R21 केप के बराबर। लेकिन इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत होती है तब चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस का। चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस का। तो R12 सदिश किसके बराबर आ गया, R21 सदिश, क्योंकि दोनों दूरी क्या है, बराबर। R12 कैप किसके बराबर आएगा, माइनस का R21 कैप के बराबर। माइनस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और जब दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के, तब हम किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का। अब ये जो दोनों मान हैं, समीकरण हम 2 में रख देंगे। ये जो दोनों के मान हैं, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में।
तो देखो F, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, F12 सदिश बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R12 सदिश का होल स्क्वायर, और R12 सदिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R21 सदिश, R21 सदिश। इसका अगर स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर है कोष्टक में, और R12 कैप किसके बराबर है, R12 कैप माइनस का R कैप 21, माइनस का R कैप 21 के बराबर। इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करें, F12 सदिश इज इक्वल टू, ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, माइनस K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R21 सदिश का होल स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया था, यहाँ पर क्या रह गया, R21 कैप, R21 कैप। इस माइनस को छोड़कर अगर आप इस वाले को ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो Q1 Q2, Q1 Q2 बटे R21 सदिश का होल स्क्वायर, R21 सदिश का होल स्क्वायर, कोष्टक में R21 कैप और कोष्टक में R21 कैप। तो ये जो पूरा बल का मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, F21 सदिश के बराबर। किसके बराबर आ गया ये, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, F21 सदिश के बराबर, और ये वैल्यू यही है, तो ये वैल्यू F21 है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, F21। जब इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो F12 सदिश इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस बाहर था, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, F21 सदिश। ये यहाँ तक क्लियर है क्या, ये कमेंट करके बताओ, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। F12 सदिश बराबर है माइनस F21 सदिश के बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों आवेश हैं अगर ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। ये माइनस बता रहा है कि अगर एक बल इधर लगा रहा है तो दूसरा बल इधर लगाएगा, तो ये है, और ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है। ये समीकरण किसके अनुरूप हो गया, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। याद है न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक वस्तु पर लगने वाली क्रिया, प्रत्येक वस्तु पर क्रिया उस पर लगने वाली विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होती है। F12 सदिश बराबर आ जाएगा माइनस का F21 सदिश। ये है सदिश निरूपण। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें। आशा करता हूँ कि आपको फिर से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अगला टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अच्छा, आपेक्षिक या सापेक्षिक अगर नाम आ जाता है तो इसका मतलब है हमको वहाँ पर तुलना करनी होती है। क्या करनी रहती है, तुलना। तो जैसे दो आवेश है, इनके मध्य अगर लगने वाला बल का मान, अब इसकी तुलना अगर करें दो आवेशों को अगर हम और कहीं पर लेकर चले जाएं, जैसे दो आवेश है यहाँ पर रखे हैं और इनके मध्य जो है माध्यम वो वायु है, यहाँ पर क्या है, वायु है, तो इन वायु के मध्य दोनों आवेशों पर लगने वाला बल एक तो, और इन्हीं आवेशों को अगर हम पानी में लेकर चले जाएं तो अब इनके मध्य माध्यम क्या आ गया, पानी आ गया, तो अब इनके मध्य जो बल लगेगा वो कुछ अलग होगा और वायु में जो इनके मध्य बल लगेगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो इसकी जो तुलना करते हैं एक माध्यम में दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर हम लगने वाले बल की वहाँ पर अगर तुलना करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको हम पहले समझते हैं कि इसका मतलब है क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2 आवेश है, Q1 और Q2 आवेश है। अब ये निर्वात में है, कहाँ है, निर्वात में है, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है निर्वात में उसको हम मान लेते हैं F। निर्वात में बल को क्या मान लेते हैं,
एफ लग रहा है, ठीक। लेकिन अब इन आवेशों को हम दूसरे माध्यम में लेकर चले गए, Q1 और Q2। अब इनके मध्य कोई माध्यम है। अब इनके मध्य जो लगने वाला बल है इसको हम एक बार के लिए मान लेते हैं Fm। क्या मान लेते हैं? Fm। और यहाँ पर अगर विद्युतशीलता की बात करें, निर्वात की विद्युतशीलता को हमने क्या माना था? निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट। अभी कूलॉम के नियम ने हमने देखा था, क्या माना था? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि इन दोनों आवेशों के मध्य की जो विद्युतशीलता है उसको किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। इनके मध्य जो है उसको हम लिख लेते हैं एप्सिलॉन, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन एम से। किसे लिख रहे हैं? एप्सिलॉन एम। मीडियम है, बल लगने वाला बल भी एफ एम, मीडियम यानी माध्यम। इसमें विद्युतशीलता क्या हो जाएगी माध्यम की? एप्सिलॉन एम। निर्वात में एफ है इनके मध्य लगने वाला बल और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो पैरावैद्युतांक का मतलब क्या है? यहाँ से पैरावैद्युतांक का मतलब, पैरावैद्युतांक जो है निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल अनुपात दिए किसी माध्यम में, फिर पूरी लाइन ये आएगी आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो पैरावैद्युतांक का मतलब समझ गए होंगे। निर्वात में जो आवेशों के मध्य बल लग रहा है एक तो वो, और अगर किसी माध्यम में अगर आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उनका अगर जो अनुपात निकालेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो निर्वात में हमने मान लिया, तो निर्वात में दो आवेश है Q1 और Q2, इनके मध्य लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाले बल को हम एक बार के लिए किसे दर्शा देते हैं? F से। और किसी माध्यम में लगने वाले बल को किसे दर्शा देते हैं? Fm से। यानी कि हमको F का मान निकालना है और Fm का मान निकालना है। तो आइए पहले निर्वात में लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे इनके मध्य की दूरी को मान लेते हैं R। मध्य की दूरी को क्या मान लेते हैं? R। और ये R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये जो बल का मान है वो किस में है? निर्वात में। अब इसी तरीके से हमको एक बल और चाहिए Fm। अगर इसके मध्य हमने ये क्या ले लिया? कोई माध्यम ले लिया, तो Fm इसी तरीके से अगर कूलॉम का नियम लगाएंगे तो Fm बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई। इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमने किसके लिए नहीं लिया है? निर्वात के लिए। और अगर कोई माध्यम है, इसके मध्य माध्यम है, जैसे कोई पानी है या कुछ हवा है, उसके लिए विद्युतशीलता को हमने किसे लिख दिया? एप्सिलॉन एम से। तो किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन एम। अगर निर्वात है तब तो नॉट, अगर कोई माध्यम है तब एप्सिलॉन एम। आवेश वही है हमारे पास Q1 इंटू Q2 बटे, और दूरी वही R है, इसके मध्य भी दूरी कितनी होगी? R मान लेते हैं, R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम निर्वात में भी बल निकाल चुके हैं और माध्यम में भी बल निकाल चुके हैं। अगर हमको पैरावैद्युतांक निकालना है तो पैरावैद्युतांक कैसे निकालते हैं? निर्वात में लगने वाले आवेशों के मध्य बल और किसी माध्यम में लगने वाले आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात। अब यहाँ से हमको F और Fm का मान रखना है। पैरावैद्युतांक को हम यहाँ से देखें, पैरावैद्युतांक को हम कैपिटल K से भी व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल K से। और इसको एप्सिलॉन R से भी करते हैं, एप्सिलॉन R से। कई पुस्तक में एप्सिलॉन R आता है, जैसे NCERT की बुक में इनमें एप्सिलॉन R आता है, लेकिन जो कई RBSc की जो पहले बुक चलती थी उसमें किससे निरूपित था? K से। तो हम पैरावैद्युतांक को किससे लिखेंगे? एप्सिलॉन R से। तो यहाँ से हम लिखेंगे एप्सिलॉन R बराबर F बटा Fm, F बटा Fm। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया? पैरावैद्युतांक का।
अब जो हमने यहाँ पर फोर्स के मान निकाले हैं वो यहाँ पर रख देंगे, एफ की वैल्यू तो यहाँ पर रख देंगे और एफ एम की वैल्यू यहाँ पर। तो एप्सिलॉन आर बराबर एफ की वैल्यू ये रही पूरी, यहाँ पर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो अभी इस एफ की रखी है, फिर बटा एफ एम की वैल्यू ये रही नीचे वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे Q1 इंटू Q2 से Q1 इंटू Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट और यहाँ पर 1/एप्सिलॉन एम। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो एप्सिलॉन एम है ये तो आ जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नोट कहाँ आ जाएगा नीचे। तो मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या रह गया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम चला गया ऊपर बटे और एप्सिलॉन नोट कहाँ आ गया नीचे। तो यहाँ से ये हमारे पास पैराविद्युतांक का सूत्र क्या आ गया। पैराविद्युतांक क्या होता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है पैराविद्युतांक। इसकी दूसरी परिभाषा होती। यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये क्लियर है? कमेंट करके बताओ यहाँ तक ये क्लियर है क्या। क्लियर है? तो पैराविद्युतांक के आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। आपेक्षिक का मतलब हमको तुलना करनी है। दो आवेश अगर वो पहले निर्वात में है और फिर अगर हमने इसको किसी माध्यम में रख दिया तो अब इनके मध्य जो बल लगेगा उसका हमको अनुपात निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं पैराविद्युतांक। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो कोई लड़का खड़ा है और अगर मैं यहाँ से अगर उसको एक थप्पड़ लगाता हूँ तो यहाँ पर जो उसके गाल और जो मेरा हाथ है अगर मैं उस पर बल लगाऊंगा तो इसके मध्य में जो ये माध्यम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वायु माध्यम। तो वायु माध्यम में भी बल लग रहा है, ठीक है, उतनी स्पीड से मैं मार रहा हूँ। तो अगर मैं थप्पड़ मारूंगा तो उसके गाल से लेकर मेरे हाथ के बीच में जो माध्यम है वो कौन सा है, वायु है। तो इनके मध्य लगने वाला बल। अब अगर यही जो है मान लो लड़का, हम दोनों अगर पानी में चले गए, अब पानी आ गया बीच में, अगर हम पानी में से अगर उसको थप्पड़ लगाऊंगा तो माध्यम बदल गया, अब पानी आ गया, उसका गाल भी वही है, हाथ भी वही है और दूरी भी वही है, लेकिन बल का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम। किसकी वजह से, ये हो जाएगा पानी की वजह से। तो देखो माध्यम के चेंज होते ही यहाँ पर बल का मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब पहले जो कितना बल था और बाद में कितना बल हुआ, इनका जो अनुपात है इसी को हम कहते हैं पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि पैराविद्युतांक के आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से हम व्यक्त करते हैं। पैराविद्युतांक निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात होता है। फिर हमने क्या किया कि किसी अगर निर्वात के अंदर हमने ये मान लिया, निर्वात का सूत्र लगा दिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने माध्यम का लगा दिया, इसमें हमने माध्यम की विद्युतशीलता ले ली और फिर इस सूत्र में हमने यहाँ पर रखा। तो ये देखो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, निर्वात के लिए होता है 1। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1। वही अगर आसुत जल की बात करें, आसुत जल की, इसका लगभग होता है एप्सिलॉन आर बराबर 80। और कोई भी जो अगर धात्विय है या सुचालक पदार्थ है उसके लिए इनफाइनाइट, सुचालक या धात्विय, इसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। तो कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या।
अब अगर परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, मात्रक की अगर बात करें तो कोई भी बता सकता है मात्रक, यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ से देखो ये भी ऊपर क्या है, बल है, ये भी क्या है, बल है, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। जब बल से बल ही कट जाएगा तो मात्रक रहेगा नहीं, तो मात्रकहीन राशि है। कैसी है, मात्रकहीन। अगर इसका मतलब है मात्रकहीन है तो फिर ये विमाहीन भी होनी चाहिए, तो विमाहीन भी राशि है। ये आपका परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता का टॉपिक पूरा। बताओ समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ तक आपको क्लियर है क्या। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं पर भी आपको रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आराम से आप इनके डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं। और अभी ये पहला चैप्टर चल रहा है, अभी ये थोड़ा और चलेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। आज तक हम केवल यही देखेंगे आज के लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी बताएं, क्योंकि हम जो है कोशिश ये रहेगी कि आपके जल्दी यहाँ पर क्लास 12th का जो फिजिक्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। और जब एक बार अगर ये थ्योरी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या, अध्यारोपण का मतलब हो गया कि एक साथ लगने वाला बल। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको हम एक समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश है, Q0 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक आवेश है Q0। अब इसके पास में यहाँ पर एक Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो इस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, परिणामी बल है, वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कुल बल का मान आएगा, नेट बल का मान जो आएगा, F टोटल या F कुल लिख देता हूँ मैं एक बार, F कुल, इस आवेश पर जो कुल बल का मान आएगा वो किसके बराबर होगा कि ये जो अलग अलग आवेश जो इस पर बल लगा रहे हैं, अलग अलग आवेश जो इस पर बल लगा रहे हैं, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर। जैसे मान लेते हैं Q1 आवेश इस Q0 पर जो बल लगा रहा है वो लगा रहा है F1। Q1 कौन सा लगा रहा है, F1, और इसको सदिश के रूप में लिख दिया क्योंकि सदिश राशि है। Q2 जो लगा रहा है वो लगा रहा है F2 सदिश, Q3 जो लगा रहा है वो लगा रहा है F3 सदिश। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या क्या कहलाता है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए सदिश बलों के योग के बराबर होता है। जो बल हैं उनके सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब क्या हो गया, सदिश योग, अलग अलग लगाए गए आवेशों के द्वारा बलों के सदिश योग के बराबर। जैसे अब इस पर जो कुल बल का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, F सदिश कुल Q0 पर, वो किसके बराबर आएगा, तो Q1 लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, F1 सदिश, प्लस Q2 कितना लगा रहा है, F2 सदिश, प्लस Q3 कितना लगा रहा है, F3 सदिश। ये सदिश योग है, सदिशों का योग। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल या नेट बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसी पर आधारित हम एक डेरिवेशन देखते हैं, बहु आवेशों के मध्य बल। ये बहु आवेशों के मध्य
बल, बहु आवेशों के मध्य बल, यानी कि बहुत सारे आवेश हैं, अगर वो किसी आवेश पर बल लगा रहे हैं तो कितना बल लगा रहे हैं, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। तो आइए हम इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक आवेश है Q नोट। कैसा आवेश है? Q नोट। अब यहाँ पर एक आवेश है Q1 आवेश। कौन सा है? Q1 आवेश। और इस Q नोट की Q1 के मध्य की जो दूरी है, इसको लिख देता हूँ मैं R01 सदिश से। ये 0 और ये 1, 0 और 1, ठीक है। तो 0 बोलो या नोट बोलो। यहाँ पर एक आवेश है Q2, इनके मध्य की दूरी को हम लिख देते हैं R, ये 0 और 2। इसी तरीके से Q3 है, Q3, इनके मध्य की जो दूरी है ये 3 और ये 0, इसको लिख देता हूँ R03 और ये सदिश। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास आवेश हैं और उनके मध्य की दूरी हम ऐसे मानते रहेंगे। अब इसके द्वारा Q1 के द्वारा Q नोट पर जो बल लग रहा है उसको हम मान लेते हैं F, 0 और 1, 0 और 1, इस पर लगा देते हैं सदिश। Q2 पर Q नोट, Q2 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल F02 सदिश, F02 सदिश। Q3 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल F03 सदिश। पहले हम किसके द्वारा देख रहे हैं? Q1 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल। Q1 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल, कितना है? F01 सदिश। तो ये हमको पहले F01 की वैल्यू निकालनी है। तो F01 सदिश बराबर तो पहले कूलाम के नियम से दोनों के मध्य जो बल लगेगा कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 की जगह तो हम Q नोट रखेंगे और Q2 की जगह Q1, क्योंकि दो आवेश यही है। Q नोट इंटू Q1 बटे R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो इनके मध्य दूरी कितनी है? R01 सदिश का स्क्वायर, R01 सदिश का स्क्वायर। दिशा है, दिशा के लिए हम अगर यहाँ पर एकांक सदिश लगाएंगे जो हमने पहले देखा था, तो एकांक सदिश इसके लिए क्या मान लेंगे? R01 कैप। इसके लिए मान लेंगे R01 कैप। समीकरण नंबर 1। Q1 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल। अब इसी तरीके से Q2 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल, Q नोट पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F02। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। F02 सदिश इज इक्वल टू, इस बार इन दोनों आवेशों के मध्य कूलाम के नियम से, तो K इंटू Q1 इंटू Q2, यानी कि Q नोट इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि R02 सदिश स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर जो इसका एकांक सदिश है वो कितना हो जाएगा? R02 कैप। ये दिशा बता रहा है, R02 कैप कितना हो गया? 2। इसी तरीके से एक बार आप Q3 के द्वारा Q नोट पर लगने वाला बल निकालिए। इसी तरीके से हम निकालेंगे Q3 के द्वारा, ये लाइन अब आप पूरी लिख लेना, मैं यहाँ पर ऐसे लगा रहा हूँ। कितना हो गया? F03 सदिश इज इक्वल टू K इंटू Q नोट इंटू Q3 अपॉन R03 सदिश इसका स्क्वायर इंटू R03 का कैप। समीकरण नंबर 3। क्या सब ने यही तक किया है? अब हम क्या करेंगे कि इस आवेश पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे जो कि हमने अभी देखा था
F जो कुल है F1 प्लस F2 प्लस F3 और भी होंगे तो जोड़ते जाएंगे। तो ये जो सब मान है हम यहाँ पर रख देंगे F कुल के बराबर। इसको मैं एक बार के लिए साफ कर दे रहा हूँ। तो F सदिश टोटल, तो कुल बल कितना आ गया बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 सदिश। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो इनका आएगा F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश। अब इन सभी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F सदिश टोटल बराबर, ये इसका मान रखेंगे K इंटू Q0 इंटू Q1 बटे R01 सदिश स्क्वायर R01 कैप प्लस F02 का मान ये रहा K इंटू Q0 इंटू Q2 बटे R02 सदिश स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस F03 ये रहा K इंटू Q0 इंटू Q3 अपॉन R03 सदिश स्क्वायर इंटू R03 कैप। इस तरीके से अगर और भी हमारे पास यहाँ पर आवेश होंगे F04 F05 ऐसे करते रहेंगे। अब आगे F सदिश टोटल बराबर, यहाँ इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो K आ रहा है और एक Q0 आ रहा है, K और Q0। तो K को कॉमन ले लेंगे, Q0 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या रह गया यहाँ पर Q1 अपॉन R01 सदिश स्क्वायर इंटू R01 का कैप प्लस K और Q0 तो बाहर चला गया, Q2 अपॉन R02 सदिश स्क्वायर R02 कैप प्लस K और Q0 बाहर आ गया, Q3 अपॉन R03 सदिश का स्क्वायर इंटू R03 का कैप। अब यहाँ पर देखो ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। चेंज सिर्फ किस किस में हो रहा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इस जीरो में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर आगे वाला आएगा तो क्या आएगा फिर 4 Q4 अपॉन R04 का स्क्वायर और R04। तो इसका मतलब इस संख्या में चेंज हो रहा है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा शब्द लगाते हैं, सबको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, सिग्मा शब्द। तो K इंटू Q0 तो ऐसे ही ऐसे सिग्मा, और n का मान हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, यहाँ से, या फिर n का मान i का मान रख देते हैं एक बार, i का मान 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पर क्या आएगा Q, अब 1 की जगह क्या रखना है, i बटा R, जीरो में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो जीरो ऐसे की ऐसे, 1 की जगह i सदिश इसका स्क्वायर इंटू R, जीरो में कोई बदलाव नहीं हो रहा, यहाँ पर i और यहाँ पर कैप। तो ये जो है कुल बल का मान कितना आ जाएगा, F टोटल बराबर K इंटू Q0 सिग्मा i का मान 1 से लेकर n तक, QI बटे R0I सदिश का स्क्वायर इंटू R0I का कैप। अब देखो यहाँ पर अगर आप i की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर और 1, तो ये वाला आ जाएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पर, 2 और 2, तो ये वाला आ जाएगा। 3 रखते हैं i की जगह, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से आगे वाले जितने आ जाएंगे सबका क्या कर देंगे, योग। तो ये सबका योग है 1 2 3 रखते ही क्या आ जाएगा, योग। ठीक है, तो ये क्या है, बहु आवेशों के मध्य बल। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार इस वीडियो को फिर से आप देखें, क्लियर हो जाएगा। कल की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।